गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ, तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, संदीप एक गरीब परिवार का लड़का था। जब संदीप की स्नातक की पढ़ाई पूरी हुई तो उसकी माँ बेहद खुश थी। उन्होंने बेटे से कहा, क्या तुम्हें पता है, हमारे पूरे परिवार में केवल तुम ही हो जिसने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है। माँ की बात को सुनकर उदास मन से संदीप ने कहा, माँ, इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो खाने को 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक छत भी ना दे सके। आज भी मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है और वो लोग बेरोजगारी की जिंदगी जी रहे हैं और अपनी जीविका के लिए ना जाने उन्हें किस तरह के काम करने पड़ रहे हैं। कोई बाजार में जूते पॉलिश का काम कर रहा है, तो कोई ऑटो चला रहा है, तो कोई स्टेशन पर कूली का काम कर रहा है। मेरे दोस्तों में से एक भी ऐसा नहीं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद खुशी की जिंदगी जी रहा है। क्या पता माँ, मुझे भी बेरोजगारी की जिंदगी ही जीनी पड़े। अपने बेटे की मायूसी भरी बातें सुनकर संदीप की माँ ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, अपनी जिंदगी से कभी भी मायूस ना होना। ये ईश्वर हमारे धैर्य का इम्तिहान लेता है। बस अपने सब्र का दामन कस कर पकड़े रखना। क्या पता कब ईश्वर के इम्तिहान का वक्त पूरा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो इधर तुमने अपने सब्र का दामन छोड़ा और वहाँ ईश्वर के इम्तिहान की मियाद पूरी हो गई। अपनी माँ की बातों को सुनकर संदीप ने कहा, माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझ पर कभी भी कोई गलत बातों का प्रभाव ना पड़े। संदीप ने मन ही मन सोचा, अब मेरा जीवन में एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और मैं अपने माता पिता का उनके गृहस्थ जीवन में सहायक बन सकूं। साध संगत जी, संदीप के पिता मजदूरी का काम किया करते थे। बड़ी मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से वो अपनी गृहस्थी चला रहे थे। साध संगत जी, संदीप के कई मित्र ऐसे भी थे जिनके पिता पैसा ना होने की वजह से उन्हें पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा सके। लेकिन लाख तकलीफ़ों के बाद भी संदीप के पिता ने संदीप को पढ़ाई करने से कभी नहीं रोका और ना ही बेटे को कभी कोई कमी महसूस होने दी। संदीप ने सोचा, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं मेरे पिता की मदद कर सकूं। ऐसा सोचकर संदीप अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। लगभग 2 महीने के बाद संदीप नौकरी की तलाश में घर से निकलने लगा। संदीप के गांव के नुक्कड़ पर बैठे उसके मित्रों ने जब संदीप से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, संदीप ने मुस्कुराकर कहा कि मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। मेरे माता पिता का दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। वो तो मुझे आगे पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन अब मैं और पढ़ाई करके उनका पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जल्दी से जल्दी कोई नौकरी करके पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मैं मेरे माता पिता के दुखों को कुछ कम कर सकूं। इतना सुनने की देर थी कि संदीप के सभी मित्र उस पर हंसने लगे। हंसते हुए सभी ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो हमें भी दिलवा देना, और अगर तुम्हें नौकरी ना मिले तो हम लोगों की तरह इसी नुक्कड़ पर हमारे साथ बैठ जाना और अपने पिता की गालियां सुनना। हम जैसे पढ़े लिखे बेरोजगारों का यही भविष्य है। अब हम जैसे लोगों को मेहनत मजदूरी ही करनी पड़ेगी जो शर्म की वजह से हम नहीं कर सकते। संदीप ने अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से चले जाना ही बेहतर समझा और फिर संदीप नौकरी की तलाश में चला गया। लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली। कई दिनों तक वो नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन फिर भी निराशा ही संदीप के हाथ लगी। ठंड का मौसम आ चुका था
और अपने माता पिता को देखकर संदीप की रूह कांप जाती थी, क्योंकि उसके माता पिता ठंड से बचने के लिए एक कंबल की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर संदीप फूट फूट कर रोने लगता और ईश्वर से कहता, हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि ये देखने से पहले मुझे इस दुनिया से उठा लो, क्योंकि मेरे बाद मेरे माता पिता अकेले हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कौन करेगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ कि कल जब मैं काम ढूंढने जाऊँगा और मुझे काम अगर ना मिला तो मैं अपने दोस्तों की बात मानकर गलत काम भी करने लग जाऊँगा, लेकिन कल की रात खत्म होने से पहले मैं अपने माँ पिताजी को कम से कम एक कंबल तो देकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह संदीप जल्दी से उठकर नौकरी की तलाश में चला गया। जाते हुए अपने दोस्तों से बोला, आज लौटते हुए या तो मैं नौकरी लेकर लौटूंगा, नहीं तो मैं तुम लोगों की बात मानकर तुम्हारी टोली में शामिल हो जाऊंगा। उस दिन संदीप ने नौकरी ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की। कई जगह दुकानों पर मजदूरी का काम भी मांगा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। धीरे धीरे शाम होने लगी और रात का अंधेरा भी छाने लगा। संदीप की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका मन निराश होता जा रहा था। निराशा में डूबे हुए संदीप के कदम अपने घर की ओर मुड़ गए। रास्ते में वो सोच रहा था, आज की रात एक बार फिर से मैं अपने माँ और पिताजी को ठंड में ठिठुरते हुए देखूंगा। मैं 2 वक्त की रोटी कमाने लायक भी नहीं, आखिर मैं जीकर क्या करूं। मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे कोई काम मिल जाए ताकि मैं अपने माँ और पिताजी को इस सर्दी के मौसम में एक कंबल तो दिला दूं, लेकिन भगवान को ये भी मंजूर नहीं। ऐसे में मैं कैसे इस ईश्वर को मानूं जो मेरे माता पिता के दुखों को दूर करने के लिए मेरी मदद भी नहीं कर रहा। क्या सचमुच हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए इस दुनिया में कोई काम नहीं बचा। घर जाते हुए संदीप को उसके दोस्त दिखे। अपने दोस्तों को देखते ही संदीप रोने लगा और अपने दोस्तों के गले लगकर खूब रोया और रोते हुए बोला कि अब मैं हार चुका हूँ। आज मैंने पहली बार भगवान से कुछ मांगा था, लेकिन भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। अब मैं वही करूँगा जो तुम लोग करते हो। संदीप के दोस्तों ने कहा कि तुम वो काम नहीं कर सकते जो हम करते हैं। संदीप ने खुद को मजबूत बनाते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं वो सारे काम करूँगा जिससे मैं मेरे माता पिता के दुखों को दूर कर सकूं। तुम बताओ कि मुझे क्या करना है, क्या कहीं चोरी करनी है? संदीप के दोस्तों ने कहा, हाँ, हम लोग चोरी करते हैं। हम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास अमीर लोगों को निशाना बनाते हैं और उनके सामानों को चुराकर बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं। संदीप ने कहा, आज से मैं भी यही काम करूँगा। इसके बाद संदीप के दोस्त उसे ले गए और अपनी अपनी जगह उन लोगों ने बांट ली। फिर थोड़ी देर के बाद संदीप के सभी दोस्त खाली हाथ आए, लेकिन संदीप के हाथों में एक कंबल था। वो कंबल बहुत ही महंगा लग रहा था। संदीप को देखकर उसके सारे दोस्त बहुत खुश हुए और कहने लगे कि तुमने तो पहले ही दिन अपनी मनपसंद चीज़ पा ली। जाओ, अब ये कंबल जाकर अपने माँ और पिताजी को दे दो। संदीप बहुत खुश था। वो कंबल लेकर अपने घर गया और अपनी माँ को वो कंबल देते हुए कहा, ये लो माँ, अब तुम्हें ठंड से ठिठुरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कंबल तुम ओढ़ लो। जैसे ही संदीप ने वो कंबल अपनी माँ को ओढ़ाया, किसी अनजाने हाथ ने उस कंबल को संदीप और उसकी माँ के हाथों से छीन लिया और उस इंसान ने संदीप से कहा कि तूने ये कंबल कहाँ से चुराया, बता मुझे, नहीं तो मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगा। ये कहते हुए वो इंसान संदीप को मारने लगा। संदीप के माता पिता उस इंसान के आगे हाथ पांव जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे बेटे को छोड़ दो, ये चोर नहीं है। लेकिन उस इंसान ने एक न सुनी और वो संदीप को घसीटते हुए एक गाड़ी में डालकर चला गया और वो इंसान
संदीप को जेल में ले आया था। जो इंसान संदीप से मार पिटाई कर रहा था वो एक सिपाही था। उस सिपाही ने वो कंबल जाकर मेज पर रख दिया और संदीप अब सलाखों के पीछे था और संदीप के माता पिता बेचारे लाचार से बैठे हुए वहीं पर आंसू बहा रहे थे। उस सिपाही ने संदीप को धमकाते हुए कहा, चुपचाप यहाँ बैठो, अभी हमारे बड़े साहब आएंगे, वो तुम्हें बताएंगे। तुम्हें चोरी चकारी करने का बहुत नशा चढ़ा है। मेरा नाम रोशन सिंह है और मेरी नज़रों से तुम जैसे चोर बचकर नहीं जा सकते। कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन में उनके बड़े साहब भी आ गए। उनके आते ही सभी सिपाही अपनी जगह से खड़े हुए और उन्हें सलामी करने लगे। जैसे ही बड़े साहब अपने मेज के पास पहुंचे, उनकी नज़र कंबल पर पड़ी। कंबल को देखकर बड़े साहब की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कहने लगे कि ये कंबल कैसा है जो मेरे मेज पर रखा है। तब रोशन सिंह ने कहा, साहब, कल रात को मैं गश्त पर था तो मैंने देखा कि एक गरीब सा लड़का इस कंबल को ओढ़े हुए बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ भाग रहा था। तब मैंने इसे पकड़ लिया। भला इतना महंगा कंबल किसी ऐसे गरीब लड़के के हाथ में कैसे हो सकता है? लेकिन वो लड़का केवल यही कह रहा है कि उसने कोई चोरी नहीं की। अब बड़े साहब ने तुरंत ही संदीप को बुलवाया। संदीप को देखते ही बड़े साहब खड़े हुए और हड़बड़ाते हुए कंबल को उलट पुलट कर देखने लगे। फिर वो रुक गए क्योंकि शायद उन्हें वो मिल चुका था जिसे वो ढूंढ रहे थे। फिर भी कुछ सोचकर वो बड़े साहब चुप रहे। वो बात की गहराई में जाना चाह रहे थे। उन्होंने संदीप से कहा, तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब संदीप ने कहना शुरू किया, साहब, ये मेरे मार पिताजी हैं और इन्होंने मुझे हमेशा ही यही शिक्षा दी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करना। मैं मेरी बेरोजगारी और मेरे माता पिता की तकलीफ़ों को देखते हुए अपने दोस्तों के साथ चोरी करने के लिए ज़रूर निकला था, क्योंकि हम पढ़े लिखे बेरोजगारों के पास खुलेआम छोटे मोटे काम करने का अधिकार ही नहीं है और ऐसे में हम केवल मजाक का पात्र बनते हैं। ना तो कोई हमारी मदद करता है, ना ही कोई हमें काम देता है। तो ऐसे में मेरे दोस्त चोरी ही करते हैं, पर जब मैं चोरी करने गया तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे। तभी रेलगाड़ी से उतरकर एक परिवार मुझे मेरी ओर आते हुए दिखा। उनके पास बहुत सारा सामान था जिसे उठाने में वो सक्षम नहीं थे। उस वक्त वहाँ कोई कुली नहीं था। मैं अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उनके सामान को चोरी करके भाग सकता था, लेकिन मेरी माँ के संस्कारों ने मुझे रोक दिया और मैंने सोचा, ईश्वर ने मेरे लिए काम भेजा है जिसे मैं दिन भर पागलों की तरह ढूंढता रहता हूँ। मैंने उनके सामान को स्टेशन के बाहर गाड़ी तक पहुँचाया। तब एक बहुत ही अच्छे इंसान ने मेरी मेहनत के बदले मुझे कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन ये जानते हुए कि मेरी मेहनत की कीमत से कहीं ज़्यादा उनके कंबल महंगे होंगे, फिर भी मैंने उन रुपयों के बदले उनसे कंबल मांग लिया, क्योंकि मेरी माँ को मुझे कंबल देना था। उन्होंने मुझे देखते हुए बिना कोई सवाल किए मुझे वो कंबल दे दिया। घर पहुंचकर जैसे ही वो कंबल मैंने माँ को उड़ाया, वैसे ही इन साहब ने मेरी ये हालत कर दी और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। इतना सुनते ही रोशन सिंह उठा और बोला, साहब जी, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये कोई कहानी बना रहा है, आप इस चोर की बातों में ना आए। रोशन सिंह की बातें सुनकर बड़े साहब चिल्लाकर बोले, तुम चुप रहो, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि इसे कंबल देने वाला और कोई नहीं, मैं खुद ही था। मैं उस वक्त गर्म कपड़ों से लैस था और मेरा चेहरा भी ढका हुआ था, इसलिए अंधेरे में इस लड़के ने मुझे नहीं देखा। इतना सुनते ही रोशन सिंह हैरान हो गया और वो माफ़ी मांगने लगा। बड़े साहब ने रोशन सिंह को माफ़ कर दिया और संदीप को आज़ाद कराने के लिए कहा। संदीप अपने माता पिता के साथ बड़े साहब को धन्यवाद देता हुआ जाने लगा। तभी बड़े साहब ने संदीप को रोक कर कहा, अपनी माँ के लिए ये कंबल तो ले जाओ। संदीप की आंखों से आंसू निकल आए। उसने आंसुओं से भरी हुई आंखों से कहा, नहीं साहब, अब मैं अपनी मेहनत की कमाई से कंबल खरीद कर ही माँ को दूंगा।
ये सुनकर बड़े साहब की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम भूल रहे हो, ये तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई का कंबल है। आज अगर तुम्हारे साथ ये ना होता तो मुझे भी इस बात का एहसास ना होता कि हमारे समाज में आए दिन जो चोरी डकैती होती है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम जैसे लोग खुद ही हैं, क्योंकि हम जैसे लोग पढ़े लिखे बेरोजगारों की मदद नहीं करते बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें नहीं पता, आज तुम्हारी वजह से ना सिर्फ तुम्हारी नौकरी के रास्ते खुले हैं बल्कि तुम्हारे दोस्तों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं। कल हमारे विभाग में नई बहाली की आखिरी तारीख है। तुम रोशन सिंह के साथ जाओ, अपना और अपने दोस्तों के सारे ज़रूरी सर्टिफिकेट जमा करवा दो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को योग्यता के अनुसार कोई न कोई काम मिल जाए, और आगे भी मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरे इलाके में कोई बेरोज़गार ना रहे। साथ संगत जी, हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, या कईयों की किसी न किसी कारण से नौकरी चली गई होगी। ऐसे में कोई भी उन्हें नौकरी पाने में उनकी मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। अगर मजबूर होकर वो लोग कोई छोटा मोटा काम भी करते हैं तो लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी से तंग आकर गलत काम करने लगते हैं और समाज के दुश्मन बन जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि इस प्रतियोगिता से भरे जीवन में ऐसी स्थिति किसी के साथ किसी भी समय हो सकती है। तो ऐसे में हमें केवल एक ही काम करना चाहिए कि साथ दो और साथ पाओ, लोगों की मदद करो, तो जब भी आपको ज़िंदगी में ज़रूरत होगी तो आपको भी मदद मिल जाएगी। आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।